तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका 20 लीग का जो क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा एमआई केप टाउन वर्सेस पर्ल रॉयल के बीच, इसके बारे में। तो दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस पूरे सीजन बहुत ही अच्छा रहा है और पिछले मैच में दोनों टीम्स में काफी सारे चेंजेस हुए थे, खास करके एमआई केप टाउन की तरफ से। तो इस मुकाबले में जो पुराने खिलाड़ी थे वो वापसी करेंगे। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा और खास करके ये जानेंगे कि टॉस के हिसाब से कैप्टन और वाइस कैप्टन दोस्तों हमें किसे बनाना चाहिए और ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग में कौन कौन से खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 4 फरवरी को खेला जाएगा रात में 9 बजे से, और ग्राउंड की बात करें तो सेंट जॉर्ज पार्क में मैच है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस सीजन इस ग्राउंड पर 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 बार जीती है और चेस करने वाली टीम मात्र 1 बार। और ये पूरी की पूरी लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है इसी सीरीज की, इसी सीजन की और इसी साल की। एवरेज स्कोर दोस्तों 150 का है इस सीजन में, और हाईएस्ट स्कोर एमआई केप टाउन बनाई है 174 रन, और ये पहला ही मैच था अगर आपको याद होगा तो। और लोएस्ट स्कोर यहाँ पर सनराइजर्स ईस्टर्न कैप का है 77 रन पर, ये ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो अभी तक जो इस सीजन जो 5 मुकाबले हुए हैं उसमें से 3 बार दोस्तों 150 के नीचे स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 1 बार, और 170 और 190 के बीच में 1 बार। तो एवरेज स्कोर और स्कोरिंग पैटर्न देखकर तो यही लग रहा है कि इस मुकाबले में भी आपको ज्यादा लंबा चौड़ा स्कोर नहीं, 150-55 के आसपास देखने को मिलेगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया वो कुछ ही दिन पहले खेला गया, जिसमें सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ने पहले बैटिंग करते हुए 148 रन का टारगेट दिया था, और इस टारगेट को पर्ल रॉयल की टीम चेज नहीं करने पाई और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 48 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली और स्पिनर्स को 6 विकेट। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था, इस मैच में फिर से सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 165 रन का टारगेट दिया था, और इस टारगेट को जोबर्ग सुपर किंग चेज नहीं करने पाई और सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 14 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 2 विकेट मिली। और उससे पहले एक और मुकाबला इसी सीजन खेला गया, जिसमें एक बार फिर से सनराइजर्स ईस्टर्न कैप 52 रन से जीती थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली। तो जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं, तीनों का तीनों मुकाबले सनराइजर्स ईस्टर्न कैप ही जीती है, और वो भी दोस्तों पहले बैटिंग करते हुए। और यहाँ पर इस सीजन देखने को यही मिल रहा है कि जो भी टीम पहले बैटिंग कर रही है वो जीत रही है, और फास्ट बॉलर को काफी मदद मिल रही है। पिछले 3 मैचेस मिलाकर फास्ट बॉलर को 32 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 14 विकेट। मतलब साफ है कि इस मुकाबले में आपको ऑलराउंडर्स और बॉलर्स पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि विकेट यहाँ पर खूब गिर रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 13 विकेट मिली है और पिछले 3 मैचेस में, और स्पिनर्स को 5 विकेट, और सेकेंड इनिंग में तो दोस्तों फास्ट बॉलर को 19 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 9 विकेट पिछले 3 मैचेस में। अब इसके बाद दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक साउथ अफ्रीका 20 लीग के इतिहास में 6 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से एमआई केप टाउन 4 बार बाजी मारी है और पर्ल रॉयल दोस्तों 2 बार। और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो एमआई केप टाउन का बहुत ही बेहतर है, लगातार अपना 5 मैचेस जीते हैं। और पर्ल रॉयल की बात करें तो ये अपना पिछला दोनों मैचेस हार कर आ रहे हैं, लेकिन बहुत ही मजबूत टीम है दोनों। और इस मैचेस में दोनों टीम्स में जो पुराने खिलाड़ी हैं जैसे डेविड मिलर हो गए, और जो खिलाड़ी पिछले मैच में नहीं खेले थे वो सारे वापसी करेंगे। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं अब क्या रहेगी दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। तो दोस्तों प्लेइंग 11 डिस्कस करने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं, जो लोग चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि कुछ ही हफ्ते बाद अब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने वाली है, और जितने भी मैचेस रहेंगे सारे मैचेस की आपको अपडेट्स हमारे चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि सारे मैचेस की अपडेट्स आप सभी को वहां पर बिल्कुल फ्री में मिलेगी। तो अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं एमआई केप टाउन के प्लेइंग 11 के ऊपर। तो इधर से रेसी वेनेडुसेन के साथ रियान रिकल्टन ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, जो कि शुरू से ओपनिंग कर रहे थे। फिर तीसरे नंबर पर रीजा हेनरिक्स आएंगे, फिर कॉलिन इनग्राम जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, डिवाल्ड ब्रेविस जो कि फिलहाल तो बॉलिंग भी करा रहे हैं, फिर जॉर्ज लिंडे इस मैच में आपको खेलते हुए दिखेंगे, फिर पोएडगेटर, फिर कॉर्बिन बोस इस मैच में खेलेंगे और ये ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। बाकी राशिद खान, कगिसो रबाडा और ट्रेंट बोल्ट भी वापसी करेंगे। तो पिछले मैच में एमआई केप टाउन की तरफ से भारी चेंजेस हुए थे, जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे थे उनको मौका मिला था, क्योंकि जाहिर सी बात है टीम क्वालिफाई कर चुकी थी। बाकी पावर प्ले में ट्रेंट बोल्ट, रबाडा बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में रबाडा और कॉर्बिन बॉस। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों पर्ल रॉयल के सारे खिलाड़ियों जो कि खेलने वाले हैं। तो इधर से एल पिटोरियस के साथ मिचेल ओवेन ओपनिंग करते हुए दिखेंगे,
और मिचेल ओवेन वही खिलाड़ी हैं जो कि बिग बैश लीग के फाइनल में शतक लगाए थे। तो अगर आपको याद होगा तो पिछले मैच में बैटिंग से फ्लॉप हो गए थे लेकिन बॉलिंग से 2 विकेट लिए थे। फिर यहाँ पर रूबिन हरमैन, फिर एम वेन बुरेन आएंगे, फिर डेविड मिलर कप्तान वापसी करेंगे, फिर दिनेश कार्तिक, फिर यहाँ पर गलीम, फिर बी फॉर्चून, मफाका, मुजीबुर रहमान और मलिंगा। मेरे हिसाब से ई मलिंगा इस मुकाबले में खेलने वाली है लुंगी निगेडी की जगह पर, क्योंकि ई मलिंगा को पिछले मैच में विकेट मिली और लुंगी निगेडी का पूरे सीजन परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। बाकी पावर प्ले में बी फॉर्चून और मफाका बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में मलिंगा और मुजीबुर रहमान। ये तो हो गई अब दोनों टीम्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एमआई केप टाउन के खिलाड़ियों के ऊपर। तो इधर से आपको रियान रिकल्टन के साथ रेसी वनडे ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और रियान रिकल्टन का रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 22 रन है, 59 रन है, 63 रन है, 18 रन और 89 रन, मतलब अच्छा खासा ये परफॉर्मेंस कर चुके हैं अभी तक इस सीजन। रेसी वनडे की बात करें तो 30 रन है, 48 रन है, 24 रन है, 35 रन है, 29 रन है और 91 रन नॉट आउट की पारी भी खेल चुके हैं। तो दोनों ओपनर्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस ग्राउंड पर बॉलर्स को काफी मदद मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि आपको केवल और केवल बैट्समैन को ही अपनी टीम में रख लेना है, आपको दोनों ओपनर्स में से मेरे हिसाब से रेसी वनडे पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस शुरू से ही बहुत ही अच्छा है और ये भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। बाकी आप लोग रियान रिकल्टन को ड्रॉप भी कर सकते हैं। रिजा हेनरिक्स की बात करें तो अभी फिलहाल इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन जब ये पिछला मैच खेले थे तो 77 रन नॉट आउट की पारी खेले थे। हालांकि रिसेंट में एक मैच में बॉलिंग कराए थे, 34 रन 2 विकेट और रिसेंट में 59 रन की भी पारी खेल चुके हैं और 117 रन, जो कि साउथ अफ्रीका 20 लीग से पहले का है। तो रिजा हेनरिक्स भी थोड़े से सेफ ऑप्शन में आते हैं। तो अगर एमआई केप टाउन की टीम पहले बैटिंग कर लेती है तब दोस्तों आपको टॉप ऑर्डर से मैक्सिमम बैट्समैन को रखना है, क्योंकि जो टीम पहले बैटिंग करेगी हो सकता है लंबा चौड़ा टारगेट 160-70 का चेस कर दे, मतलब सेट कर दे, बाकी चेस करना यहाँ पर मुश्किल होता है। कोलिन इंग्राम की बात करें तो इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब है। पिछले मैच में मात्र 7 रन पर ही आउट हो गए थे, उससे पहले 16 रन, 1 रन, 7 रन, 11 रन। तो कोलिन इंग्राम रिस्की खिलाड़ी है, तो आपको इनसे दूर ही रहना है। तो अब डिवाल्ड ब्रेविस की बात कर लेते हैं। डिवाल्ड ब्रेविस ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि शुरू में तो बॉलिंग नहीं करा रहे थे और शुरू में परफॉर्मेंस इनका बहुत ज्यादा खराब था, लेकिन पिछले मैच में 9 रन 1 विकेट, फिर 73 रन 1 विकेट और उससे पहले 1 विकेट और फिर 26 रन। तो डिवाल्ड ब्रेविस अभी आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिख रहे होंगे और ये बॉलिंग करा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आएंगे बैटिंग करने, तो आप सभी को इनके ऊपर फोकस करना है। तो टॉप ऑर्डर से आपको ज्यादा फोकस रेसी वनडे पर करना है और बाकी डिवाल्ड ब्रेविस, ये दोनों खिलाड़ी इस मुकाबले में ज्यादा चांस है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बाकी रियान रिकल्टन और रिजा हेनरिक्स को रख सकते हैं क्योंकि रिकॉर्ड अच्छा है पहले बैटिंग करते समय। अब जॉर्जे लेंडे की बात करें जो कि इस मुकाबले में खेलेंगे, पिछले मैच में 4 रन 2 विकेट लिए थे और उससे पहले दोस्तों 29 रन 1 विकेट, फिर 1 विकेट और 1 रन 3 विकेट की भी पारी खेल चुके हैं। तो जॉर्जे लेंडे के ऊपर भी आपको भरोसा मतलब फोकस करना है, क्योंकि ऑलराउंडर है और जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ऑलराउंडर्स इस मुकाबले में ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। बाकी पोएटिगेटर के ऊपर भी आपको इस मुकाबले में फोकस करना है, नहीं तो चाहे तो आप लोग पोएटिगेटर को ड्रॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब पोएटिगेटर का रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर था, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, 5 विकेट लिए थे दोस्तों और 25 रन इसी ग्राउंड पर, बाकी 44 रन 29 रन की भी पारी खेले थे। लेकिन पिछले 4 मैचेस से इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हुआ है, तो मेरे हिसाब से पोएटिगेटर थोड़े रिस्की खिलाड़ी रहेंगे, तो आपको इनको अपनी टीम में इग्नोर ही करना है। हालांकि इनको बहुत ही लोगों ने लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से रिस्की ऑप्शन रहेंगे। बाकी जो ऑलराउंडर सेक्शन से एक और ऑलराउंडर है कॉर्बिन बॉस, ये दोस्तों इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में तो ये नहीं खेले थे, लेकिन उससे पहले 2 विकेट 4 विकेट ले चुके हैं और एक मैच में दोस्तों 16 रन 1 विकेट की भी पारी खेले थे। तो बहुत ही अच्छा खिलाड़ी हैं और अच्छी बात यह है कि तेज गेंदबाज को मदद मिल रही है और आखिरी ओवर में ये बॉलिंग कराएंगे, तो मेरे हिसाब से ट्रम्प ऑप्शन रहने वाले हैं। राशिद खान के ऊपर भी फोकस कर लेना है, क्योंकि पिछले मैच में 2 विकेट मिली है और बाकी सारे मैचेस में इनको विकेट मिली है। पिछले मैच तो ये शायद नहीं खेले थे, लेकिन उससे पहले सारे मैचेस में विकेट मिली है। रबाडा की बात करें तो परफॉर्मेंस उतना भी अच्छा नहीं है, ना ही उतना खराब है। 2 मैच में दोस्तों इनको 2-2 विकेट मिली थी, बाकी उसके बाद लगातार 3 मैच में विकेट लेस रहे थे, लेकिन जब पिछला मैच खेले थे 2 विकेट मिली। बाकी ट्रेंट बोल्ट की बात करें तो 1 विकेट से ज्यादा इनको नहीं मिल रही है। तो बॉलिंग में दोस्तों 3 बॉलर हैं, रबाडा और ट्रेंट बोल्ट और राशिद खान, और इन तीनों में से 2 को रखना है। राशिद खान तो कंपलसरी रहने वाले हैं, बाकी रबाडा और ट्रेंट बोल्ट दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, लेकिन आप सभी को एमआई केप टाउन की तरफ से ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस कर लेना है टीम बनाते समय। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनमें से दोस्तों चांसेस किसी का नहीं है। एस अटल पिछले मैच में खेले थे, 74 रन की पारी खेले थे। बाकी दोस्तों बेंजामिन ईस्टरवेंज भी पिछले मैच में खेले थे, 69 रन की पारी खेले थे। मैथ्यू पोर्ट्स भी पिछले मैच में खेले थे। बाकी बहुत सारे खिलाड़ी हैं
जो कि पिछले मैच में खेले थे। फिर यहाँ पर पेडेट भी पिछले मैच में खेले थे, 3 विकेट मिला था, लेकिन ये सारे खिलाड़ी इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं। तो आप सभी को गौर करना है टीम बनाते समय, क्योंकि बहुत ही भारी बदलाव हुआ था पिछले मैच में और इस मैच में भी आपको चेंजेस बहुत ही देखने को मिलेगा। जो पुराने खिलाड़ी थे जो कि शुरू से खेलते आ रहे थे वो दोस्तों इस मुकाबले में फिर से वापसी करेंगे। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात कर लें तो दोस्तों अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो रेसिवन डुसेन का 58 का एवरेज है दोस्तों पर्ल रॉयल के खिलाफ, और वहीं इस ग्राउंड पर देखा जाए तो 3 मैच में 45 रन बनाए हैं। रियान रिकल्टन का 38 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 2 मैच में 34 रन बनाए हैं। रिजा हेनरिक्स का 46 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 2 मैच में 6 रन ही बनाए हैं। क्योंकि दोस्तों इस ग्राउंड पर बैट्समैन को बहुत ही कम मदद मिलती है, इसीलिए हेड टू हेड में देखिएगा तो तीनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन का रिकॉर्ड बेहतर दिखेगा, लेकिन इस ग्राउंड पर तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन फ्लॉप हुए हैं क्योंकि इस ग्राउंड पर बॉलर्स को काफी मदद मिल रही है। बाकी कॉलिन इंग्राम 5 मैच में 67 रन बनाए हैं, हेड टू हेड में 1 ही विकेट मिला है। ग्राउंड पर 2 मैच में 23 रन। डिवाल्ड ब्रेविस का 20 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 32 का है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि अभी बॉलिंग करा रहे हैं और ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है और ये वेन्यू रिकॉर्ड है, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बाकी जॉर्ज लैंडे की बात करें तो पर्ल रॉयल के खिलाफ 6 मैच में 6 विकेट लिए हैं और ग्राउंड पर 3 मैच में 97 रन है और 1 विकेट लिए हैं। बाकी पॉइंटगेटर को विकेट नहीं मिली है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 3 मैच में 5 विकेट, आपको याद होगा इसी सीजन लिए थे 1 मैच में 5 विकेट, वही है। बाकी कॉर्बिन बॉस 2 मैच में 2 विकेट लिए हैं हेड टू हेड में और ग्राउंड पर विकेट नहीं मिली है। और राशिद खान 4 मैच में 4 विकेट है हेड टू हेड में और ग्राउंड पर 2 मैच में 1 विकेट। रबाडा 5 में 5 विकेट है हेड टू हेड में, ग्राउंड पर 2 में 2 है, और ट्रेंट बोल्ट 1 विकेट है, ग्राउंड पर 2 विकेट है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर पर्ल रॉयल की तरफ से कौन कौन से खिलाड़ियों का रिकॉर्ड बेहतर है। तो इधर से दोस्तों मैक्सिमम लोग अपनी टीम में एल पिटोरियस को लेकर चलने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एल पिटोरियस इस मुकाबले में फ्लॉप होने वाले हैं। पिछले मैच में मात्र 3 रन पर ही आउट हो गए थे, उससे पहले 19 रन, फिर दोस्तों 0 रन 25 रन, मतलब इनका परफॉर्मेंस ना ही उतना ज्यादा अच्छा रहा है ना ही बहुत ही ज्यादा खराब रहा है। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तब दोस्तों 97 रन 26 रन और 83 रन लगातार 3 मैचेस ये अच्छी पारी खेले थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होते गया और अब तो और भी ज्यादा खराब हो चुका है। तो मेरे हिसाब से आप लोग इनको ड्रॉप कर सकते हैं और मिचेल ओवन पर आप लोग ज्यादा फोकस करिएगा टॉप ऑर्डर से, क्योंकि एक तो ये ऑलराउंडर हैं। पिछले मैच में तो बैटिंग से फ्लॉप हो गए थे लेकिन 2 विकेट ये लिए थे और अच्छी बात यह है कि बॉलिंग करा रहे हैं। बिग बैश में ज्यादातर मैचेस में बॉलिंग करा रहे थे और अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। फाइनल में दोस्तों 108 रन की पारी खेले थे, फिर 38 रन 1 विकेट, 44 रन 1 विकेट, 24 रन 1 विकेट और 37 रन की पारी खेले थे। तो इस मुकाबले में मिचेल ओवन भी कैप्टन वाइस कैप्टन के कैंडिडेट है, तो आप लोग इनके ऊपर फोकस करिएगा। बाकी आर हरमैन की बात करें तो इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि दोस्तों आर हरमैन का रिसेंट फॉर्म बेहतर है। 35 रन 28 रन 59 रन 44 रन 56 रन, तो बहुत ही अच्छा ये परफॉर्मेंस किए हैं। केवल 1 मैच में ये फ्लॉप हुए हैं जो कि 9 रन बनाए थे अगर आपको याद होगा, तो बाकी सारे मैचेस में इनका रिकॉर्ड बेहतर है। तो पर्ल रॉयल की तरफ से जो टॉप के 3 खिलाड़ी हैं इनमें से मिचेल ओवन सेफ ऑप्शन रहेंगे और आर हरमैन सेफ ऑप्शन रहेंगे। एल पिटोरियस को भले ही बहुत ही लोगों ने लिया है लेकिन मेरे हिसाब से इस मुकाबले में रिस्की रहेंगे। बाकी एम वैन बुरेन की बात करें तो बहुत ही खराब फॉर्म में है, तो देख सकते हैं सारे मैचेस में फ्लॉप हुए हैं। पिछले 4 मैचेस में लगातार फ्लॉप, पिछले मैच में मात्र 1 रन ही बनाए थे। बाकी एक मैच में 41 रन और 44 रन की तो भले ही पारी खेले हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी फ्लॉप रहने वाले हैं। अब दोस्तों डायरेक्ट आपको एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि बड़े मुकाबले में जो एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी हैं वो ज्यादातर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो टॉप ऑर्डर से मिचेल ओवन और आर हरमैन पर फोकस करने के बाद आपको डायरेक्ट फोकस करना है डेविड मिलर के ऊपर, जो कि कैप्टन है। पिछले मैच में जब ये खेले थे तो 29 रन की पारी खेले थे और अभी तक ज्यादातर मुकाबले में नॉट आउट ही रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। तो मेरे हिसाब से डेविड मिलर इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग के लिए, क्योंकि इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है। दिनेश कार्तिक की बात करें तो पिछले मैच में जब खेले थे तो 53 रन की पारी खेले थे, फिर 21 रन। तो मेरे हिसाब से दिनेश कार्तिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे क्योंकि इनको ज्यादातर मौका मिला नहीं है। रिसेंट में ज्यादातर मैचेस में मौका ही नहीं मिला है और मौका मिला भी है तो बहुत ही कम ओवर इनको मिला है। तो आपको डेविड मिलर, आर हरमैन और मिचेल ओवन इन 3 खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अब ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो डी गलीम जो है, जो कि दोस्तों पिछले 3 मैचेस से इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा है। पिछले मैच में विकेट ही नहीं मिला, उससे पहले भी नहीं मिला और उससे पहले भी नहीं मिला। और जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था उस समय इनको 3 रन 3 विकेट ही पारी खेले थे, फिर 1 विकेट 2 विकेट और 1 विकेट। तो शुरू के जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो 4 मैचेस में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन अभी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब हो चुका है। तो मेरे हिसाब से ये भी रिस्की रहेंगे, तो आप लोग इनसे भी थोड़ा दूर रहिएगा, लेकिन ग्रैंड लीग में फोकस कर सकते हैं क्योंकि तेज गेंदबाज हैं।
अब बॉलर में बात करें तो इधर से भी आपको बेहतरीन बॉलर्स देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए मैंने आपको शुरू में ही बोला कि दोनों टीम्स में बॉलर्स अच्छे खासे हैं, तो इसीलिए आप लोग ज्यादातर बॉलर पर फोकस करिएगा। बी फॉर्चून सेफ ऑप्शन रहेंगे, पिछले मैच में 2 विकेट मिला, पूरे सीजन अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं। मफाका की बात करें तो ये दोस्तों थोड़े से रिस्की हो सकते हैं। मुजीबुर रहमान का भी पूरे सीजन विकेट मिला है, और मलिंगा की बात करें तो 2 विकेट लिए थे पिछले मैचेस में, और रिसेंट में भी परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। तो बॉलिंग में दोस्तों 3 बॉलर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, बी फॉर्च्यून और मफाका तो सेफ ऑप्शन है ही। बाकी आप लोग यहाँ पर सॉरी दोस्तों, बी फॉर्च्यून और मुजीबुर रहमान, ये दोनों खिलाड़ी आप लोग के लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे, बी फॉर्च्यून और मुजीबुर रहमान। बाकी के मफापा और ई मलिंगा दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं, क्योंकि दोनों फास्ट बॉलर हैं। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो मलिंगा का बेहतर है, पिछले मैच में 2 विकेट मिली और लगातार विकेट लेते आ रहे हैं। मफाका विकेट तो लेते हैं लेकिन कई कई मैचेस में फ्लॉप भी हो जाते हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनके रिकॉर्ड की बात कर लें तो दोस्तों इधर से देखा जाए तो कई सारे खिलाड़ी हैं जो कि पिछले मैच में खेले थे, जैसे वेलगेले हो गए और लुंगी निगिडी हो गए, तो ये सारे खिलाड़ी इस मैच में बहुत ही कम चांसेस है कि खेलेंगे। जो मैंने प्लेइंग 11 दिया वो दोस्तों मेरे हिसाब से इस सीजन की दोनों टीम्स की परफेक्ट प्लेइंग 11 रहने वाली है क्वालिफायर 1 के हिसाब से। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो एल पिटोरियस का 54 का है एवरेज एमआई केप टाउन के खिलाफ, और अच्छा रिकॉर्ड है, शुरू में 97 रन बनाए थे इस ग्राउंड पर, एक मैच में 3 रन ही है। रूबिन हरमैन की बात करते हैं, इस मैच में एक मैच में 35 रन बनाए हैं, और एम बेन बुरेन 5 मैच में 59 रन है हेड टू हेड में, और ग्राउंड पर 3 मैच में 29 रन है। डेविड मिलर का 34 का एवरेज है और ग्राउंड पर 48 का है। बाकी दिनेश कार्तिक 2 मैच में 12 रन ही मात्र बनाए हैं और इस ग्राउंड पर नहीं खेले हैं, और गलीन 2 मैच में 4 विकेट ग्राउंड पर नहीं खेले हैं, और बी फॉर्च्यून हेड टू हेड में 2 मैच में 6 विकेट लिए हैं, ग्राउंड पर 3 मैच में 3 विकेट है। मफाका को 1 विकेट मिली है, मुजीबुर रहमान को 3 विकेट, और ग्राउंड पर रिकॉर्ड इधर से देख ही सकते हैं। तो ये इनका मतलब देखा जाए तो पर्ल रॉयल की तरफ से ज्यादातर नए खिलाड़ी ही हैं, तो ज्यादातर इस ग्राउंड पर नहीं ही खेले हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और एक चीज मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि दोनों टीम्स में से किसी का ये होम ग्राउंड नहीं है, तो यहाँ पर बैलेंस मैचेस होने वाली है, कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली हमारे यहाँ पर टीम। कैप्टन मिचेल ओवन रहेंगे, वाइस कैप्टन मैंने जॉर्ज लिंडे को बनाया है, और कैप्टन और वाइस कैप्टन मेरे फिक्स नहीं रहेंगे, और जो हमारी फिक्स टीम रहेगी वो टेलीग्राम पर मिलेगी, तो मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट को रखा है, बी फॉर्च्यून को रख रहा हूँ, राशिद खान को और मुजीबुर रहमान को। ऑलराउंडर सेक्शन से मिचेल ओवन, कॉर्बिन बोस, डिवाल्ड ब्रेविस और जॉर्ज लिंडे। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ऑलराउंडर्स और बॉलर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो उसी हिसाब से मैंने फोकस किया है। बाकी बैटिंग सेक्शन से रीजा हेंड्रिक्स पर फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पर रेसिबेंट डुसेन के ऊपर और आर हरमैन। तो रीजा हेंड्रिक्स की जगह पर आप लोग चाहें तो रियान रिगल्टन को रख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने पोएट गेटर की जगह पर रीजा हेंड्रिक्स को रखा है। बहुत ही कम लोग हैं जो कि इनको रखे हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 में ही अभी बहुत लोगों को पता नहीं है। तो टॉस के बाद आप सभी लोग देखिएगा बहुत ही भगदड़ मचने वाली है, क्योंकि पिछले मैच में एमआई केप टाउन की तरफ से भारी बदलाव हुआ था, तो जो जो पुराने खिलाड़ी हैं वो वापसी करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये प्लेइंग 11 और ये टीम बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स को मदद मिलने वाली है, तो उसी हिसाब से मैंने ऑलराउंडर और बॉलर पर ज्यादा फोकस किया है। बाकी आप सभी लोग फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपको हमारी एनालिसिस और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।